राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आप जानते ही हैं कि देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके, राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्रवासी उसमें भागीदार बन सके। इसके लिए बजट पेश कर दिया गया। इस बजट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है, जगह जगह इस पे चर्चे हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बजट को एक बैलेंस बजट के रूप में देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है ताकि देश में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश इस बजट में की गई है और टैक्स को यथावत छोड़ दिया गया है। उसके स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। सभी को यह पता है कि पिछले एक वर्ष से संपूर्ण विश्व और भारत कोरोना के चपेट में आने के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी के दौर से गुजरा है और यह उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में भी भारत को अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और भारत को विकास की दौर में शामिल करने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में एक बात जो सामने उभर करके आई है वह है कृषि सेंस के बाद लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन कई जानकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कृषि सेंस के कारण आम लोगों पर दबाव बढ़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में बजट कुल मिलाकर काफ़ी संतोषप्रद बताया जा रहा है। पिछले 3 दशक से हमने पत्रकारिता के माध्यम से एक एडिटर के रूप में बजट को देखा है, जाना है और उसकी स्थिति को समझने का प्रयास किया। इस बार जो बजट आया है वह अपने आप में एक अनोखा बजट कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है जो कि यह बजट अनोखा क्यों है। जो पुराने लोग हैं वो जो काफ़ी वर्षों से बजट पर नज़र रखते रहे हैं वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते और समझते रहे हैं कि बजट आने से पहले ही देश में एक बड़ा ही विचित्र माहौल क्रिएट हो जाता था और यह बातें सार्वजनिक होने लगती थी जो बजट में इस चीज़ों का मूल्य बढ़ने वाला है, इस चीज़ों का मूल्य बढ़ने वाला है, तो वे चीज़ मार्केट में स्टॉक कर लिया जाता था, पूंजीपतियों द्वारा स्टॉक करके रख लिया जाता था और बाज़ार में काला बाजारी शुरू हो जाती थी और बजट के बाद दाम बढ़ने पर उस पुराने सामग्री को नए रूप में नए रेट पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। भारत के आम नागरिकों का शोषण होता था जो अब देखने को नहीं मिल रहा है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बजट जब
आम बजट पेश किया जाता है तो यह कोई जरूरी नहीं होता कि बाद में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए या इसमें कमी की जानी चाहिए, तो सरकार संसद में उन चीज़ों को लाकर उसकी समीक्षा नहीं करती, कम या ज़्यादा करने का काम नहीं किया जाता, जिस कारण बजट के समय में जो एक अफरा तफरी की स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती थी, अब वो देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बजट को अनोखा बजट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कई और मुद्दे पर। आप कहीं जाए नहीं, इंतजार करें, अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किए गए बजट के संदर्भ में। उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहेंगे कि इस बजट में जिस प्रकार से किसानों के लिए, जवानों के लिए और अन्य लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार को इस बजट में छोटे एवं मझौले समाचार पत्र पत्रिकाओं के विकास के दिशा में भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि छोटे एवं मझौले समाचार पत्र देश के विकास की रीढ़ हैं। उसके बावजूद राष्ट्र निर्माण में, समाज के विकास में वो अपना अहम रोल अदा करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि दिल्ली में नगर निगम का हड़ताल अब समाप्त हो चुका है और निगम के कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, गंदगी से क्षेत्र को मुक्त कर रहे हैं और कई निगम पार्षद भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इस बिंदु की ओर भी दिल्ली के उपराज्यपाल और एसटीएफ और मॉनिटरिंग कमेटी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम में बड़े पैमाने पर इस हड़ताल की अवधि में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया गया। अवैध निर्माण और अतिक्रमण यूं तो दिल्ली में लगातार जारी है, चाहे आप कितनी भी शिकायत कर लो, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। खासकर करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार की बात तो इस हद तक पहुंच चुकी है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष द्वारा जिस अधिकारी ई करौल बाग कुमार महेंद्रा के खिलाफ
नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उस पर हंगामा हुआ। फिर दूसरी बैठक में इस मुद्दे को बगैर नाम के साथ लाया गया और आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक ई करोलवाग कुमार महेंद्रा अपने पद पर बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है जो कि जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में, अस्थाई समिति की बैठक में जिस एक अधिकारी के खिलाफ अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष ने ही आरोप लगाया और वो अधिकारी अपने पद पर आज भी अगर बना हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो भवन निर्माण विभाग से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें जो कुमार महेंद्रा ई करोलवाग के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों शिकायतें मॉनिटरिंग कमेटी, एसटीएफ, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी जा चुकी है और वहाँ से जब जांच के लिए भेजा जाता है तो वह शिकायत पत्र पुनः उसी ईई के पास पहुंच जाता है और लगातार वो ईई गलत रिपोर्ट देकर उपराज्यपाल कार्यालय को, मॉनिटरिंग कमेटी को, एसटीएफ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करने का काम करते आ रहे हैं। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सच है और विजिलेंस द्वारा अभी इनके खिलाफ जांच की गई है और जांच के बाद डीसी करोलवाग जो एक आईएएस अधिकारी हैं उनको भी रिपोर्ट 20 तारीख को भेज दिया गया, लेकिन 20 तारीख से आज 1 फरवरी हो गया लेकिन कोई भी कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ नहीं हुआ, जबकि जिस अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की गई थी, जो आरोप ई कुमार महेंद्रा के ऊपर लगाए गए थे, वो तमाम अवैध निर्माणें बनकर तैयार हो गई और कई जगह तो उस भवनों को बिल्डरों द्वारा बेच भी दिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और नेता सदन से यह आग्रह करेंगे कि आप ई कुमार महेंद्रा के खिलाफ जितने भी संगीन आरोप हैं जो मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा, उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा, कमिश्नर कार्यालय द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन 2 वर्षों के अंदर आया है, इसकी जांच सीबीआई से कराएं और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी को दंडित करें ताकि निगम में भ्रष्टाचार रुक सके और निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे ऐसे बिल्डर हैं जो 37 बिल्डिंगें बनाकर बेच दिया और सरकार को राजस्व के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं और फिर हम आपसे जल्द ही मिलते हैं ढेर सारे सवालों और जवाबों के साथ जो भारत की राजधानी दिल्ली सहित संपूर्ण देश में उठ रही है और आगे हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज संसद के पटल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब घोर अंधेरा होता है तो गाता है के साथ की, जिसके बाद उन्होंने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए
कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं और आगे फंड की जरूरत पड़ी तो वह भी दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित नई स्कीम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी, जिसमें 2021 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट में 75 से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा FDI को बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में आम आदमी के लिए एक तरफ जहां सोना चांदी से बने सामानों की कीमतों में कमी आने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल, ऑटो पार्ट्स और सिल्क के उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना की गई है। आपको बता दें, इस बार का बजट कोरोना वायरस के चलते पेपर के बजाय सबको डिजिटली उपलब्ध कराया गया। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative and well-being. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन, चुनाव और किसान जैसे मुद्दों पर बड़े ऐलान किए। इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रखे गए और भविष्य में जरूरत पड़ने पर फंड को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई राज्यों में आने वाले चुनाव के मद्देनजर कई उपहार दिए, जैसे पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बजट में सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स में आजादी दी। इस बजट के पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो बजट बनाया है वह पारदर्शी है। साथ ही उन्होंने कहा, ये बजट लोगों का जीवन बनाने वाला बजट है। इसके बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है
और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में वजीरपुर जय जय कॉलोनी में बने वाल्मीकि मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता योगेश वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और आदेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राम मंदिर बनाने के लिए निधि इकट्ठा की। बोलो 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 बाली भगवान की जय। इस पूरे अभियान में हम एक एक जन की शक्ति का उपयोग करेंगे। वैसे तो भगवान श्री राम जी का मंदिर आज हिंदुस्तान में इतने बड़े उद्योगपति हैं, हमारे आराध्य भगवान राम हैं, हमारे गौरव है, हमारे स्वाभिमान है और ये आज हमें मौका मिला है कि हम भी कुछ भगवान श्री राम जी के मंदिर में अपना समर्पण दें, अपना योगदान दें। हमारे साथ अभी भाजपा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन योगेश वर्मा जी मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि आज क्या कार्यक्रम है, आप लोग राम मंदिर के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज हम उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसका सपना 500 वर्षों से हमारे हर भारतीय सोच रहा था। हम राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर के लिए आज देख रहे हैं आप सारे, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी यहाँ पर अभी आएंगे। हम वाल्मीकि मंदिर से आज निधि समर्पण संग्रह के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित सारे होंगे और सभी कार्यकर्ता पहले से भी लगे हुए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ पूरे विश्व की आस्था है। उस आस्था को पूर्ण करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना समर्पण भी करेंगे और उसके साथ साथ जनता के बीच में जाएंगे। 13 करोड़ घरों के अंदर हम जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर भागीदार बने। कार्यक्रम के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन नेता योगेश वर्मा ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर भी बात की। वर्मा जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल खत्म हो गई? देखिए, हड़ताल सभी जो संगठन हमारे पास आए थे, हमने उनकी दिसंबर तक की तनख्वाह उनकी दे दी है और इसके साथ साथ और नए वर्गों की भी हमने जो तनख्वाहें दे दी हैं। लेकिन एक दो संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं, उनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता के सहयोग के लिए वो आज लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और कहीं पर कोई बात होगी तो आज बात करके उसको खत्म कर देंगे। ये हमारे साथ योगेश चंद्र वर्मा जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकांश दिल्ली नगर निगम के कर्मचारीगण हड़ताल से अपने आप को दूर कर लिए हैं और काम पे लौट चुके हैं। एक आध संगठन जो है वो अभी काम पे नहीं लौटा है, उससे भी बातचीत करके वे काम पे पूर्ण रूप से हड़ताल खत्म करने के ऊपर तत्पर है। मैं राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए मिहिर कुमार झा। आज देश में सभी सिनेमा हॉल 100% की क्षमता के साथ खोले गए हैं। आपको बता दें कि भारत में जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो भारत सरकार ने मार्च 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था ताकि वायरस का प्रसार न हो सके, जिसके अंतर्गत सभी चीजों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में अनलॉक के दौरान सिनेमा घरों को आधी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई थी।
वर्तमान में देश में टीकाकरण की शुरुआत के साथ कोरोना के मामले भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सिनेमा घरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सूचना मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभागार, पार्किंग लिफ्ट, कॉमन एरिया, लॉबी और वॉशरूम में कम से कम 4 फीट की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना भी अनिवार्य है। तो वहीं सिनेमा घरों के एंट्री और एग्जिट वाले स्थान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य है। साथ ही लंबे इंटरवल रखे जाएंगे ताकि एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठे न हो पाएं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में अब बिहार में कला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसकी घोषणा कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री मंगल पांडे ने की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से पिछले दिनों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद जलपुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मुलाकात की। डॉक्टर सिंह ने बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जल को संरक्षित कर और हरियाली को बढ़ावा देकर हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की यह सोच काफी दूरदर्शी है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री मंगल पांडे ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विभाग विस्तृत प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। पटना के ज्ञान भवन में शनिवार को विभाग ने सम्मान समारोह आयोजित कर कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के 37 कलाकारों को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी घोषणा की। आज वैसे सभी कलाकारों को जो विभिन्न क्षेत्रों में कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन जिन लोगों ने किया है, वैसे लोगों को आज सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। बिहार में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसी प्रकार से जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हम कलाकारों को उत्साहित करेंगे और चयनित करने का काम करेंगे और जिला और प्रांत के स्तर पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। उन्होंने कुल 23 मामलों में से 16 मामलों का निष्पादन किया तथा 7 मामलों में आगे की तिथि निर्धारित की। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में चमकी बुखार के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, SKMCH के प्राचार्य और चिकित्सक, सिविल सर्जन तथा यूनिसेफ और केयर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 से 8 फरवरी के बीच आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का टीकाकरण कराया जाना है। टीकाकरण हेतु उन्होंने CDPO को रोस्टर बनाने एवं निर्धारित तिथि तक टीकाकरण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने DPO, ICDS को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण 7 फरवरी 2021 तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बेलदौर प्रखंड अंतर्गत बेला नवाद ग्राम का भ्रमण किया एवं वार्ड संख्या 12 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन का जायजा लिया। उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्ति की भी जानकारी ली। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक DS सांवला राम ने इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन हेतु ब्रीफिंग की। इस मौके पर पदाधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समीक्षा समिति की बैठक की गई। उन्होंने मुख्य रूप से जीविका दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के लोगों के साथ धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली की जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता ने लालगंज के भटौली भगवान पंचायत पैक्स में धान अधिप्राप्ति कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पैक्स को लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा उपस्थित किसानों से बातचीत भी की।